हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनोरमिक एजुकेशन। हम कर रहे हैं 46 डेज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड चैलेंज और आज है हमारा डे 40। पहुंच गए हैं हम डे 40 तक। आज का हमारा टॉपिक है 300 सीरीज का लास्ट स्टैंडर्ड, दैट इज रिस्क असेसमेंट वाली सीरीज का स्टैंडर्ड एसए 450। इसको रिसेंटली ही सीए फाइनल की टेक्स्ट बुक के अंदर में चैप्टर 3 के अंदर में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था और अब इसको डाला है। सिलेबस में तो वैसे सारे ही स्टैंडर्ड्स थे, बट अब इसको स्पेसिफिकली इस अटेम्प्ट से डाला है, तो अब चांस है इसके पूछे जाने का ज्यादा। क्या करना होता है स्टैंडर्ड के अंदर में? कुछ नहीं, जितनी भी गड़बड़ ऑडिटर ने बस ढूंढ ली है किताबों के अंदर, एक बाल्टी लेता है और उसमें इकट्ठे करते चले जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, सारी गलतियां तो पकड़ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, प्लस सारी गलतियां हमने पकड़ भी ली तो छुट्टी छुट्टी गलतियां जिससे मेरे यूजर को फर्क ही नहीं पड़ता, यानी जो इममटीरियल है उनका कोई काम नहीं है। पर याद करिए, 320 में हमने मटीरियलिटी निकालनी तो सीख ली। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आपके लिए मटेरियल है, तो क्या ऑडिटर सीधा 1 लाख की गलती मिलने पर ही उसको इकट्ठे करेगा और उस पर रिपोर्टिंग करेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए उसे छोटी छोटी 10 15 20 25 हजार वाली गलतियां भी इकट्ठे तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कब बूंद बूंद से सागर भर जाए किसे पता। इसके लिए हम लोग जो मिस स्टेटमेंट्स है ना, जितनी भी पहचान लेते हैं ना ऑडिट में, हमारा काम है कि हम इवेल्युएट करें सारी पहचानी हुई मिसस्टेटमेंट्स को। और अगर मैनेजमेंट को मैं जाकर बता दूं कि ये गलती है और मैनेजमेंट उसको ठीक ना करे, यानी इकट्ठा की है, आइडेंटिफाई की है, अक्यूमुलेट की है, मगर ठीक नहीं की है, तो 3 प्रकार की मिसस्टेटमेंट्स आपने सुन ली। एक, आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड मतलब पहचान में आई। दूसरी, पहचान में आने के बाद अगर वो क्लियरली इतनी छोटी है कि मुझे उसे इकट्ठा भी नहीं करना, तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगी। इन टाइप की मिसस्टेटमेंट जिनको हम इग्नोर करते हैं उनको हम कहते हैं क्लियरली ट्रिवियल। और जिनको मैं इग्नोर कर दूंगी उनको तो जाने दो, लेकिन जिनको मैं इग्नोर नहीं करूंगी, मैं मैनेजमेंट के पास लेके जाऊंगी और उससे कहूंगी ठीक करिए, इसे ठीक करिए, वरना हम रिपोर्ट चढ़ा देंगे। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो उसे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स बोलते हैं। इस पूरे स्टैंडर्ड में हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव यही है, आइडेंटिफाई करो सारी गलतियां को, उसमें से जो क्लियरली ट्रिवियल है उसको इग्नोर कर दो, जो इकट्ठा करने लायक है, मतलब मटेरियल तो नहीं है मगर इममटेरियल भी नहीं है, उसको साइड में इकट्ठा अक्यूमुलेट करते रहेंगे, यानी अनकरेक्टेड हम लोग, सॉरी, आइडेंटिफाइड एंड अक्यूमुलेटेड। अगर अब उसमें से मैंने किसी को ठीक नहीं किया तो वो बन जाएगी आपकी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। तो उन दोनों का ही असर हमें देखना रहेगा, एफएस पर क्या असर पड़ रहा है, ऑडिट पर क्या असर पड़ रहा है। पर सबसे पहले वर्ड मिसस्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। व्हाट डू वी इवन मीन बाय मिसस्टेटमेंट? आप अच्छे से समझते हैं, किसी अमाउंट की गलती को बोलते हैं, यानी ऐसा डिफरेंस आया है रिपोर्टेड अमाउंट में वर्सेस रिक्वायर्ड अमाउंट में। रिपोर्टेड कहाँ होता है? एफएस में, और रिक्वायर्ड कहाँ होता है? इंड एएस जैसा प्रेजेंट करने आपको बोल रहा था। और सिर्फ प्रेजेंटेशन ही क्यों, हम कहते हैं इसको ए बी सी डी, और बी बोलने तक में इनसे मिस स्टेटमेंट हो गई है, यानी ये पॉइंट बन जाता है ए पी सी डी। अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन या डिस्क्लोजर जैसा इंड एएस मांग रहा था वैसा हमने नहीं दिया, तो उसे मिसस्टेटमेंट कहते हैं। अब मिसस्टेटमेंट के कारण क्या होते हैं? मिसस्टेटमेंट बेटा, अगर मैंने डेटा ही गलत इकट्ठा करने में इनएक्यूरेट डेटा ही किया, गैदर ही गलत किया, या उसको प्रोसेस ही गलत किया, कोई इंपॉर्टेंट अमाउंट या डिस्क्लोजर खा गई, मैं भूल गई किताबों में दिखाना, कोई एस्टिमेट गलत लगा डाला, किसी फैक्ट को गलत इंटरप्रेट कर दिया, और फिर मैनेजमेंट जजमेंट का तो आपको पता ही है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अपने घर से ले आते हैं, जब मन आता है उसको चेंज कर देते हैं, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मैंने गलत ढूंढी, तो ये केस में हम लोग मान सकते हैं कि मेरी सारी की सारी मिसस्टेटमेंट्स मुझे पता चल गई। दीज आर द काइंड ऑफ मिसस्टेटमेंट्स दैट आर देयर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मिसस्टेटमेंट। ओके, नाउ होगा क्या? अब होगा ये कि मुझे सारी पहचानी हुई गलतियों को इकट्ठा करना है एक बाल्टी लेकर। एज एन ऑडिटर आई विल अक्यूमुलेट ऑल मिसस्टेटमेंट्स, बस आई विल इग्नोर 5-5, 10-10, 15-15 रुपए की गलतियों को, क्योंकि मान लेते हैं कि भाई मेरी मटीरियलिटी 1 लाख है, 1 लाख तक पहुंचने के लिए 10-10 हजार की मुझे 10 गलतियां तो लेनी पड़ेंगी, तब जाके मैं 1 लाख पहुंचूंगी। तो मान लेते हैं कि मैंने 4,000 रुपए को एक ऐसा अमाउंट मान लिया जिससे बिलो की गलती को मैं देखूंगी तो भी अनदेखा कर दूंगी, यानी क्लियरली ट्रिवियल। ये नॉट मटेरियल के बराबर नहीं होती, क्योंकि देखिए 1 लाख से अगर कुछ भी कम होगा तो वो होगा तो नॉट मटेरियली,
90,000 भी मटेरियल तो नहीं है ना, क्योंकि मटेरियलिटी तो 1 लाख है, पर 90,000 इग्नोर करने लायक तो नहीं है। यानी क्लियरली ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इतना इनकॉन्सिक्वेंशियल है, ना उसकी साइज, ना उसकी नेचर, ना उसकी सर्कमस्टांस, किसी भी क्राइटेरिया से वो मटेरियल न है, ना इकट्ठा करने पर कभी बन पाएगा। इतना छोटा अमाउंट है कि उसकी गलती को इग्नोर करना ही सबसे सही फैसला रहेगा। अगर मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं सर्टेन नहीं हूं कि इसको मैं ट्रिवियल मानूं कि ना मानूं, तो देखो कंजर्वेटिज्म तो हमें हमेशा ही कहता है कि अगर आप नहीं हो श्योर तो कोई बात नहीं ना, उसको इग्नोर करने से अच्छा है बाल्टी में डाल के इकट्ठा ही कर लो। यानी क्लियरली ट्रिवियल मत मानो, ठीक है। अनसर्टेन हो तो नॉट टू बी क्लियरली ट्रिवियल ही मानो, क्लियरली ट्रिवियल मत मानो। अब याद रखें कि इकट्ठा करने में आपको हेल्प कब होगी, जब आप सारी गलतियों को 3 कैटेगरीज में बांट ले, एक फैक्चुअल, एक जजमेंटल, एक प्रोजेक्टेड। देखिए फैक्चुअल गलती वो है जो आपकी आंखों के सामने आ गई, किसी ने 3,000 को 4,000 लिख दिया, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 1,000 रुपए गलती से कम ज्यादा किया है। तो जब किसी गलती पर कोई डाउट ही नहीं होता, इतनी फैक्ट की गलती है कि मैनेजमेंट भी मानेगा, ऑडिटर भी मानेगा, इसमें कभी कचकच हो ही नहीं सकती। लेकिन जो जजमेंट वाली गलती होती है ना, इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट का एस्टिमेट हमें अनरीजनेबल लगता है, या अकाउंटिंग पॉलिसी हमें इनअप्रोप्रिएट लगती है, पर मैनेजमेंट को तो सही लगती है। मतलब ये वो वाली गलतियां होंगी जो जब हम मैनेजमेंट के सामने लेके जाएंगे, हो सकता है वो उसको ठीक करे, हो सकता है वो न करे। फैक्चुअल गलतियों को तो मैनेजमेंट को ठीक करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि वो जस्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे अपनी गलती को। यहाँ पे हो सकता है कि मैनेजमेंट जिद करे, बोले, पता लगाए कि भाई हमारी भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, हमारा एस्टिमेट आपसे अलग है। और तीसरी गलती को हम प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कहते हैं। आपको अच्छे से पता है कि हम लोगों का जो सैंपल साइज होता है वो पॉपुलेशन से छोटा होता है। तो मान लीजिए, से फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव द सैंपल साइज ऑफ 10,000 आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख, तो मैंने 10% ही सिलेक्ट किया मेरी सैंपल साइज को, और इस 10% में मान लेते हैं कि मुझे 2,000 की गलती मिली, मतलब 10,000 में से 2,000 मुझे गलत मिला, तो 1 लाख में से 20,000 गलत मिलेगा ना। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोजेक्ट कर दिया। मुझे सैंपल में जो छोटी सी गलती मिली, मैंने पूरी पॉपुलेशन पे उस गलती को मल्टीप्लाई करके बड़ा करके प्रोजेक्ट कर दिया। तो 530 में जो हम प्रोजेक्शन सैम्पलिंग सीखते हैं, वही बात यहाँ पर मैंने लगा दी। नाउ जैसे जैसे ऑडिट आगे की तरफ प्रोग्रेस होता रहता है, इन आइडेंटिफाइड गलतियों के बारे में हमें क्या करना होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिल गई है, तो क्या उसके नेचर और सर्कमस्टांस से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी और भी मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर सकती हैं, जिन्हें इकट्ठा करने पर ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट बन सकती हैं? और क्या ये मिसस्टेटमेंट्स मटीरियलिटी की तरफ तेजी से अप्रोच कर रही हैं? क्योंकि बच्चों ध्यान रखे कि अगर गलती मिली और गलती से भी वो मटीरियल निकली, तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से मुझे 705 की तरफ रिपोर्ट सड़ाने जाना पड़ सकता है। तो अब ऐसी गलतियों को ऑडिटर क्या करेगा, बाल्टी में इकट्ठा तो करते ही जा रहा था, अक्यूमुलेशन तो हमने यहाँ कर ही लिया था, स्टार्टिंग से ही हम अक्यूमुलेट कर रहे हैं, अक्यूमुलेट करते 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 हम देखने लगे कि ये मटीरियलिटी की तरफ जा रही है मेरी गलतियां, मतलब 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, 80,000 करते 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 मैं लाख तक पहुंच रही हूँ, मतलब मैं मटीरियलिटी तक अप्रोच कर रही हूँ। तो मुझे ये सारी गलतियां ऑब्वियसली मैनेजमेंट के सामने लानी है। टाइमली मैं मेरी सारी इकट्ठा की भी मिसस्टेटमेंट्स अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट को बताऊंगी और उनसे कहूंगी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे ठीक कर दीजिए। अगर मैनेजमेंट अकाउंट बैलेंस, बैलेंस शीट आइटम, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, पीएनएल आइटम और डिस्क्लोजर्स को ढंग से देख कर करेक्ट कर देता है, तो भैया इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। हम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करके ये पता लगा लेंगे कि क्या मिसस्टेटमेंट बची है या मैनेजमेंट ने वाकई में उसे ठीक कर दिया। तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप लग जाता है स्टैंडर्ड को। पर हमारा मैनेजमेंट इतना दूध का धुला थोड़ी है कि हर बार हम कहें और वो तुरंत मान ले। कभी कभी तो वो कचर कचर करके रिफ्यूज भी तो कर सकता है, स्पेशली जजमेंट वाली मिसस्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट हमसे अग्री नहीं करता, ना बोलता है, तो मैं मैनेजमेंट का रीजन जानूंगी। हो सकता है मैनेजमेंट कहेगा कि तुम्हारे एस्टिमेट हमें गलत लग रहे हैं, हमें हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी सही लग रही है। तो अगर इस प्रकार का मैटर है, तो सबसे पहले तो ऑडिटर को कोई भी इल्जाम लगाने से पहले या रिपोर्ट सड़ाने से पहले एक बार फिर आंख बंद करके रिलैक्स होकर सोच लेना चाहिए, क्या वाकई में मैटर इतना बड़ा है कि रिपोर्ट सड़ा दी जाए? क्या वाकई में 1 लाख से मेरे यूजर को फर्क पड़ रहा है या बढ़कर वो 1.5-2 लाख हो गया है? मतलब बिफोर इवैल्यूएटिंग अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट, ऑडिटर एक और एक बार मटीरियलिटी को रीअसेस करके
डिसाइड करता है कि क्या अनकरेक्टेड गलतियां जो मैनेजमेंट ना बोल रहे ठीक करने को वो इतनी बड़ी हैं कि मैं उन्हें मटेरियल मिसस्टेटमेंट मानूं, और क्या मुद्दा 705 की तरफ जाएगा जो मैं इतना पेन लूं। अगर ऑडिटर श्योर हो जाता है तो फिर ऑडिटर बड़े मियाँ के पास जाएगा, क्योंकि छोटे मियाँ ने तो ना बोल दिया। मतलब सारी अनकरेक्टेड गलतियों को लेकर और उनका इफेक्ट हमारे ओपिनियन पे क्या पड़ने वाला है, यानी क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर जो भी है, वो ले जा करके हम TCWG बड़े मियाँ को बोलेंगे, क्योंकि देखो मैनेजमेंट को तो बोल के देख लिया, दाल नहीं गली। तो हम TCWG के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया वो तो भोले नादान है, आप बड़े हो, आप समझ के आप करेक्शन करवा दो। तो हो जाता है तो बहुत बढ़िया, बट अगर मान लीजिए कि करेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए इन्होंने भी ना कह दिया, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे। ये रिटन रिप्रेजेंटेशन हमें मैनेजमेंट और TCWG से मांगना है कि जितनी भी गलतियां उन्होंने सुधार कर नहीं दी है, जिद करी है, वो उनकी नजरों में इममटीरियल है, छोटी सी हैं, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। अब गाइस, अगर जेन्युइनली वो लोग उसको छोटी मानते होंगे ना, तभी वो लोग ऐसा कुछ करेंगे, वरना आपको पता ही है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट अपना नाम लिखकर, अपनी बातें लिखकर नीचे साइन करता है। तो कोई भी मैनेजमेंट जानबूझ के ऐसी चीज में फंसना नहीं चाहेगा। तो और पीछे हम एक समरी भी अटैच कराएंगे उन सारी गलतियों की जो मैनेजमेंट ने ठीक नहीं करी है, और उसके जस्ट नीचे मैनेजमेंट लिखेगा मेरे हिसाब से तो ये सारी गलतियां चिंदी है और इनमें कुछ भी मटेरियल नहीं है। तो ऐसा रिटन रिप्रेजेंटेशन अगर उन्होंने हमें लिख के दे दिया तो हमारा विश्वास भी बैठेगा कि चलो मैनेजमेंट इज अबाइडिंग बाय इट्स एस्टिमेट्स एंड ऑल, एंड मैनेजमेंट को उनकी गलती नहीं लग रही है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को लास्ट में केवल डॉक्यूमेंटेशन करना रहेगा। किस किस चीज का? एक तो वो 4,000 रुपए या 3,000 रुपए जिसके नीचे की गलती आप इकट्ठा नहीं कर रहे थे, यानी क्लियरली ट्रिवियल वाली चीज को आप डॉक्यूमेंट कर देंगे। दूसरा, सारी इकट्ठा की हुई मिसस्टेटमेंट्स, इकट्ठा की हुई, क्लियरली ट्रिवियल वाली अलग से लिख दी हमने, क्लियरली ट्रिवियल वाली मिसस्टेटमेंट्स नहीं लिखी, कौन सा अमाउंट है जो क्लियरली ट्रिवियल है, ताकि यूजर को ये पता चल जाए, या ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में अपनी सहूलियत के लिए ये लिख दे कि इससे कम की गलती तो मैंने इकट्ठा ही नहीं करी। उसके अलावा वाली जितनी भी इकट्ठा की हुई गलतियां हैं वो लिखो, और क्या उन्हें मैनेजमेंट ने ठीक किया, नहीं किया तो अनकरेक्टेड पर आएंगे। मतलब क्लियरली ट्रिवियल के बाद अक्यूमुलेशन पे आए, अक्यूमुलेशन से अनकरेक्टेड पे आए, वही तो 3 तरीके की मिसस्टेटमेंट हमने देखी। अनकरेक्टेड वाली क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और ऑडिटर कैसे उसे मटेरियल मान रहा है, वो सारा बेसिस भी हमको डॉक्यूमेंट करना है। इसके साथ हमारा ये प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा ऐसे 450 यहाँ पर खत्म होता है, साथ ही साथ 300 सीरीज खत्म होती है, साथ ही साथ हम 40th डे चैलेंज को भी यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके बाद हमारी बच गई है एक 600 सीरीज और एक 800 सीरीज, जिसके बाद हमारे 46 डेज का चैलेंज कंप्लीट होगा। सो 6 मोर डेज साथ में बने रहें, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।